आइए भाई। अरस जलान, गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। एवरीवन, आई विश गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई विश गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सबको। अभी का स्वागत है आपका। गुड इवनिंग आपका भी, आपको भी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अभी तक तो सब सही चल रहा होगा। आज का खेला शुरू करें क्या? आ जाइए आप लोग, पहले कनेक्ट हो जाइए कनेक्ट हो लीजिए पहले, उसके बाद चर्चाएं करेंगे, गहन चर्चाएं करेंगे। कनेक्ट हो लीजिए पहले, कनेक्ट हो लीजिए, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? हाइड्रोलाइसिस की हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। हाइड्रेशन हम लोग समझ चुके थे, हाइड्रेशन हम लोग खूब समझ चुके थे। एनायन के हाइड्रेशन या फिर सोलवेशन कैसे होते हैं वो कभी मैं चर्चाएं करूंगा, उसकी इंटरेस्टिंग है वो भी। उसमें पानी किस तरह से बिहेव करता है, उसका हेमोडायग्राम कैसा बनता है, और अगर उस एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो तो फिर क्या होगा, फिर वो जो सॉल्वेंट है वो क्या एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, किस तरह का होगा, वो हम लोग चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कभी और, ठीक है। अभी तो हम लोग केवल हाइड्रोलाइसिस की बातें करते हैं, हाइड्रोलाइसिस की बातें करते हैं। रेट की चर्चा मैंने कल कर ही दी थी, रेट मैंने बता ही दिया था। रेट का सीधा लेना देना, पूरी तरह से लेना देना चार्ज डेंसिटी से है, केवल लेना देना चार्ज डेंसिटी से है। चार्ज डेंसिटी जैसी होगी वही गवर्न करेगी रेट किस तरह के होंगे। चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होंगी तो फिर अट्रैक्शन कमाल की होंगी, और ये कूदने वाला आने वाला लेविस बेस, जिसे हम पानी कह रहे हैं, अभी हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है, हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है, तो यहां पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पानी है, बोलो यार। तो वो जो लेविस बेस है वो लेविस बेस पानी है, और वो किस रेट से अटैक करेगा, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन पर। और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, इस पर चार्ज डेंसिटीज कितनी है, यही हमने चर्चा की थी। रेट की चर्चा तो हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन अब मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं। कौन सी कंडीशंस हैं जो कि बेहद जरूरी है हाइड्रोलाइसिस होने के लिए? कंडीशंस फॉर हाइड्रोलाइसिस टू अकर, हाइड्रोलाइसिस होने के लिए, हाइड्रोलाइसिस टू अकर कौन सी वो कंडीशंस हैं? हाइड्रोलाइसिस हो इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे बैक बॉन्डिंग हो उसके लिए क्या जरूरी था, बोलो यार। वैसे हाइड्रोलाइसिस हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो सबसे जरूरी है, बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक। क्या है बेहद आवश्यक? क्या है बेहद आवश्यक? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पार्शियल पॉजिटिव रखने वाला, पार्शियल पॉजिटिव रखने वाला सेंटर होना जरूरी है। पहले तो पार्शियल पॉजिटिव, पहले तो वो सेंटर हम खोजें जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मौजूद हो, सबसे जरूरी तो यही है। बोलो यार, चालू कर देना है ना? हाँ, हर्ष जालान बुकलेट फुकलेट सब चालू कर दो, बुकलेट चालू कर दो, बुकलेट शुरू कर दीजिए, बुकलेट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बुकलेट के सवाल शुरू कर दीजिए, लगने शुरू हो जाएंगे, लगेंगे आपसे सवाल। और अगर नहीं लगे तो फिर मैं हुई, फिर तो मैं हुई, बोलो यार, फिर तो मैं हूं। फिर तो जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो मैं आपके और भी कई तरह के पाप धो दूंगा, और जो बहुत आपके जो कंफ्यूजन आने वाले हैं ना वो भी मैं धो डालूंगा, चिंता ही मत करिए। बुकलेट चालू कर दीजिए, अपनी बुकलेट शुरू कर दीजिए, जितने सवाल हो पाए बुकलेट से यहां तक, हाइड्रोलाइसिस तक। अब मैं हाइड्रोलाइसिस डिस्कस कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस तक जितने सवाल हो पाए उतने सवाल करके देख लीजिए। जहां कंफ्यूजन है, जहां दिक्कत है, जहां डाउट्स हैं, उसके लिए मैं डाउट सेशन रखूंगा, और मैं बखूबी आपको बताऊंगा कहां पर कैसे कॉन्सेप्ट लगाना था, कैसे सॉल्व करना था। कोई बड़ी बात नहीं है, बुकलेट सॉल्व शुरू कर दीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आज का खेला इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल ही होने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, ये तो पहली दरकार है, जरूरत है ये तो। बोलो यार, अरे बोलो, हाइड्रोलाइसिस के लिए, हाइड्रोलाइसिस के लिए एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो इसके साथ आके जुड़े तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है। बोलो यार, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिवली चार्ज होती है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये जो मेटल सेंटर है, या फिर ये जो एलिमेंट है, या फिर ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट है जिस पर अटैक हो रहा है,
कंपाउंड, उसमें एलिमेंट जिस पर ये आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो पक्का ही पार्शियल पॉजिटिव रखना चाहिए। पहली बात तो वो डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पहुंचेगी, आएगी। अरे अगर ये डेफिशिएंट नहीं होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा, तो प्राइमरी इंटरेक्शन ही नहीं होगी, फिर आएगी क्यों? सबसे पहले तो ये जो स्पीसीज है जिसका हाइड्रोलाइसिस होना है, उसमें पक्का ही पक्का आपके पास एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, पक्का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक सेंटर हो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव हो, जरूर होना चाहिए, ऐसा जरूर ही होना चाहिए। और अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो इसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट और भी है। अच्छा ये देखिए, मेरी बात सुनिए, CF4 की चर्चा करता हूं, CCl4 की चर्चा करता हूं। क्या यहां पर पॉजिटिव सेंटर है क्या? हाँ है, ये रहा कार्बन पॉजिटिव सेंटर है। हाँ, बुला लेगा न्यूक्लियोफाइल को, बुलाएगा क्या? न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन बस दूर से ही अट्रैक्शन करेगा, जोड़ेगा नहीं साथ में। क्यों? जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोड़ने के लिए लो एनर्जी सेंटर विद लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल। ओहो, वेकेंट ऑर्बिटल भी तो चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, ये लेविस बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पानी है, पानी का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आ रहा है इस सिस्टम का, इस कार्बन सेंटर का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आ रहा है, और कार्बन उसे बुला भी रहा है कि देख मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हूं, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हूं, मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, आजा मेरे पास। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहता अच्छा आ तो जाऊंगा, लेकिन करूंगा क्या? अरे करूंगा क्या? दूं कहां अपने इलेक्ट्रॉन पेयर? तेरी इस पॉजिटिविटी को बुझाने के लिए, तेरी इस आग को बुझाने के लिए अपने लोन पेयर दूं कहां? अरे दूं कहां अपने लोन पेयर? लोन पेयर जब तक नहीं देगा तब तक इसकी आग बुझेगी नहीं, इसकी डेफिशिएंसीज खत्म नहीं होंगी। इसलिए क्या होगा, ये डेफिशिएंट तो है लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ पाएगा? नहीं। न्यूक्लियोफाइल तो तब जुड़ेगा ना जब ये कार्बन सेंटर एक वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर दे, इसे अकोमोडेट करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए एक लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाए। क्या ये करवा सकता है क्या? नहीं। इसके पास 4 थे, चारों यूज कर चुका है बॉन्ड बनाने में। बोलो यार, अरे इस कार्बन के वैलेंस में 4 थे, चारों इसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए, अब इसके पास वेकेंट रहा ही नहीं, तो अब क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल तो कहेगा अगर अच्छा मुझे अटैच करना है ना, तो मेरे लिए एक वेकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवा लो एनर्जी का। लेकिन कार्बन की औकात नहीं है, क्योंकि उसके पास फिर ले देकर सिग्मा स्टार्स हैं, और ये बहुत हाई एनर्जी है, भयंकर हाई एनर्जी है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ असेसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएंगे, और क्या ही होगा? हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, पार्शियल पॉजिटिव तो है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर क्या होगा? नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफाइल आके नहीं जुड़ सकता भाई। बोलो यार, अरे बोल तो दो। फिर तुम्हारे मन में एक पक्का ही सवाल उठेगा, अच्छा सर न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ सकता तो क्या इनका हाइड्रोलाइसिस कभी नहीं होगा क्या? होगा। ये वाली जो मैंने चर्चा की है, ये क्या है? ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि ये डेसोसिएटिव मैकेनिज्म से कर ले, पहले वेकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेसोसिएशन करना पड़ेगा, और डेसोसिएशन करेगा तो उस मैकेनिज्म से ये हाइड्रोलाइसिस के लिए जा सकता है, लेकिन वो बहुत हाई एनर्जी प्रोसेसेस होंगी, जो कि ड्रास्टिक कंडीशंस में ही फुलफिल हो सकती है, और इसीलिए इनके हाइड्रोलाइसिस ड्रास्टिक कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और पता नहीं क्या क्या कैटलिस्ट उनमें किए जाते हैं, उनमें इनके हाइड्रोलाइसिस संभव है, नॉर्मल कंडीशंस पर संभव नहीं है, क्योंकि इनके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जो कि अल्टीमेट दरकार है इस न्यूक्लियोफाइल को, ताकि ये जुड़ सके इसके साथ, और इसको भी, इस सेंटर को भी, इस पॉजिटिव सेंटर को भी, ताकि ये उसको जोड़ सके। अरे जोड़ेगा कहां? वेकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवा के तो जोड़ेगा। बोलो यार, अरे बोलो। तो वेकेंट ऑर्बिटल अल्टीमेट दरकार है, और पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तभी तो आएगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तभी तो आएगी। समझे आप मेरी बात? चलिए दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, सेकंड कंडीशन। एक बात तो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल जोड़ लिया, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के बाद क्या होगा? स्टेरिक नंबर बढ़ जाएगा। बोलो यार, स्टेरिक नंबर बढ़ जाएगा, और अगर स्टेरिक नंबर बढ़ा
तो फिर साइड एटम के बीच में आपस में रिपल्शंस बढ़ेंगे, और अगर आपस में साइड एटम्स के बीच में रिपल्शन बढ़े तो फिर देखना पड़ेगा कहीं ये रिपल्शन इतने ज्यादा तो नहीं हो गए कि ये टिकने ही ना दे, ये सेट ही ना हो पाए पूरे, ये रिपल्शन कहीं इतने ज्यादा तो नहीं बढ़ गए कि कहीं कहीं ये जो नई स्पीसीज बनी है, जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से, एसोसिएटिव पाथवे से न्यूक्लियोफाइल जोड़कर ये जो नई स्पीसीज हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाली स्पीसीज बनी है, क्या इस स्पीसीज में कहीं स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा तो नहीं हो गए, और अगर बहुत ज्यादा हो गए तो फिर ये साइड एटम आपस में चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, कौन ही मारेंगे, ला अरे हट पीछे हट हट मेरे को जुड़ने दे, बोलो यार। और ऐसे में आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर स्पीसीज स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल हुई तभी वो जोड़ पाएगी, नहीं तो आने का फायदा ही क्या न्यूक्लियोफाइल का, नहीं तो पानी का जुड़ने का फायदा ही क्या। अगर वो जुड़ा और थोड़ी देर बाद हट गया तो फिर क्या ही मतलब है, क्योंकि बनने वाली हायर कोऑर्डिनेशन नंबर स्पीसीज अकोमोडेट ही नहीं कर सकती उन बढ़े हुए उन हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो अकोमोडेट ही नहीं कर सकती, और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर हाइड्रोलाइसिस वहां पर भी रिलेक्टेंट हो जाएंगे, वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं SF6 की, यहां पर तो आप ये स्टेरिक क्राउडिंग लिखिए पहले, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, स्टेरिक क्राउडिंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, नहीं होनी चाहिए, तभी हो पाएंगे, शुड नॉट बी प्रेजेंट, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोलाइसिस की दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है उस पर लो एनर्जी वैकेंट होने चाहिए, पहली बात बोलो यार। और दूसरी कंडीशन है कि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेरिक क्राउडिंग हुई तो फिर एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जो हायर स्टेरिक नंबर वाली स्पीसीज बनी वो स्टेबल ही नहीं होगी, और अगर वो नहीं बन पाएगी, स्टेबल नहीं होगी तो नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो फिर काहे का हाइड्रोलाइसिस, बोलो यार, अरे बोल तो दो। जैसे मान लीजिए SF6 है, इसे मैं कहता हूं चल भाई पानी जा जुड़ जा, इसके पास तो लो एनर्जी है भाई, इसके पास तो लो एनर्जी, देखिए पार्शियल पॉजिटिव भी है सल्फर पर, हाँ है, पहली कंडीशन, पहली चीज पार्शियल पॉजिटिव विद लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, विद लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल्स, हाँ ये भी है, बोलो यार ये भी संभव है, ये दोनों ही सिचुएशंस इस पर घट रही है, ये है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है इस पर। लेकिन तीसरा पार्शियल पॉजिटिव लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, तीसरा चाहिए मुझे स्टेरिक क्राउडिंग। क्या इस तरह की स्पीसीज ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, बोलो यार, ऑक्सीजन अगर डोनेट कर देगा तो इस तरह की स्पीसीज बनेगी, बोलो यार इस तरह की स्पीसीज बनेगी। क्या सल्फर अपने अराउंड, क्या ये सल्फर अपने अराउंड 7 कोऑर्डिनेशन नंबर, 7 स्टेरिक नंबर झेल सकता है क्या, नहीं, नो, नेवर एवर, नेवर, नहीं, कभी नहीं झेल सकता। सल्फर बहुत छोटा है, जब 6 पानी उससे जोड़ दोगे ना, 6 फ्लोरीन जब उससे जोड़ दोगे ना तो फिर जगह ही नहीं रह जाती है, उसका पूरा सरफेस घिर चुका है। SF6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, बोलो यार ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन का इन्वायरमेंट है, ये फ्लोरीन का इन्वायरमेंट ये स्पेरिकल सिमेट्री देगा, और अब जगह ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल पक्का है, यहां पर भी फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, पक्का है। लेकिन क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल से हम पानी जोड़ सकते हैं क्या? अगर मैंने पानी जोड़ा तो ये फ्लोरीन और पास आ जाएंगे। बोलो यार स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन उस केस में ये फ्लोरीन एटम बेहद पास आ जाएंगे और इनमें भयंकर रिपल्सन होंगे। और अगर भयंकर रिपल्सन हुए तो फिर क्या होगा? अगर फ्लोरीन एटम पास आ जाए और उनमें भयंकर रिपल्सन होने लगे पीबीपी में स्टेरिक नंबर 7 में, ऐसा बनने के बाद मैंने ऐसा बना दिया, मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, लेकिन क्यों नहीं बन रहा ये? क्योंकि ये बनेगा तो स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा, और स्टेरिक नंबर 7 में आप जानते हैं स्टेबल ज्योमेट्री पीबीपी होती है। लेकिन अब पीबीपी में समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 72 डिग्री एंगल होगा फ्लोरीन के बीच में, और क्योंकि इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के पास, दूसरे वाले के पास, इनके बीच रिपल्सन्स बढ़ेंगी और ये फ्लोरीन दूर होने लगेंगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगी, और जिस बॉन्ड लेंथ पर जाकर ये स्टेरिक नॉन बॉन्डेड लोन पेयर रिपल्सन्स मिनिमाइज होंगे, वो दरअसल डिस्टेंस, बॉन्डिंग डिस्टेंस रहेगा ही नहीं।
तो क्या ये स्पीसीज स्टेबल है क्या? नहीं, अरे नहीं। छोटा सल्फर 7 साइड एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं, मर के ही नहीं। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इससे नहीं जुड़ पाएगा, और अगर पानी नहीं जुड़ पाया तो फिर आगे की कार्रवाई संभव ही नहीं है, फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते। बोलो यार, तो 2 चीज बेहद जरूरी है, लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, पार्शियल पॉजिटिव वाले पर लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, और स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। बोलो यार, अरे बोलो, बोल तो दो, बोलो भैया जी, बोलो। सर कैसे एस का वैकेंट ऑर्बिटल लो एनर्जी का है? अरे मूर्ख, कौन है रे ये? अविनाश, वे सर ने इतना पढ़ाया उसके बाद भी यही पूछ रहा है। अरे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से मूर्ख, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से। 3D बहुत पास आ गए, 2 ही तो यूज हुए अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d2 भी तो हुआ है, sp3d3 भी तो हो सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि जो बचे 3D वो भी तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अरे 3D एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा पहले, और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में गया, sp3d2 दिया, sp3d3 भी तो दे सकता है। अरे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत कमाल का हो चुका है, वो बहुत लो एनर्जी के हो चुके हैं, बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं, और बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेकर लोन पेयर को रख सकते हैं। लेकिन लोन पेयर रखने के बाद वो लोन पेयर नहीं, वो पूरा साइड ग्रुप जुड़ेगा, पूरा पानी जुड़ेगा, और पानी अगर जुड़ा तो फिर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा, ज्योमेट्री पीबीपी, और फिर उन फ्लोरीन्स में आपस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, दोनों सब फ्लोरीन एक दूसरे से दूर भागेंगे, और इतनी दूर भाग जाएंगे कि बॉन्डिंग रेंज में ही नहीं रहेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस में ही नहीं रहेंगे, और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। काहे का हाइड्रोलाइसिस? समझे आप मेरी बात? स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। समझे आप मेरी बात? अरे समझे क्या? बोलो भाई, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, अरसलान कमाल। अरे फ्लोरीन तो वो बला है, ये तो वो अप्सरा है जो जिनोन जैसे विश्वामित्र के साथ भी खेल लेती है। अरे जिनोन जैसे विश्वामित्र की भी ऐसी की तैसी कर डालती है, उसे मजबूर कर देती है बॉन्ड बनाने में। तो इस सल्फर की तो औकात ही क्या है? बोलो यार, सल्फर की तो क्या ही हद है? सल्फर को तो वो छठी का दूध याद दिला देगी। बोलो यार, लेकिन क्योंकि यहाँ सल्फर ही छोटे साइज का है, उसकी अपनी ही रिस्ट्रिक्शन है। जैसे बोरोन की रिस्ट्रिक्शन थी कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं बनाता था, मतलब 4 बड़े आयोडाइड से नहीं जुड़ता था। अरे बोलो यार, जैसे मैंने बोला था BBr4 नेगेटिव, ये सब नहीं बनते, इस तरह से मैंने बताया था ना। अरे ये मैंने बोला था, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको बहुत बड़ा कैटायन चाहिएगा, बहुत बड़ा कैटायन चाहिएगा। बोलो यार, ये बड़ा एनायन है। अरे ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आती होगी, अगर बड़ा एनायन है तो स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा कैटायन चाहिए। बोलो यार, अरे बोलो बोल तो दो। तो वैसे ही जिनोन जैसे की शादी करवा देती है फ्लोरीन, तो फिर ये सल्फर की तो औकात ही क्या है? और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो और गजब की बात है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसे और छोटे साइज का बना देगी, और ही बकवास हो जाएगा। हमें बड़े साइज की दरकार है, ये और छोटा कर रही है उसे, उल्टे हमारे अगेंस्ट चल रही है, उल्टा हमारा विरोध कर रही है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? जल्दी मुझे बताइए। हाँ, जबरदस्ती शादी करवाती, जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती शादी करवाती है, जिनोन में जबरदस्ती करवाती हूं। इसीलिए मन नहीं होता लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन में जाने का, और पी का भी मन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में आने का। अरे बोलो यार, तुम बोल तो दो, बोलो भाई। ना ही पी का मन है, ना ही एस का मन है, ना ही लोन पेयर का जाना वहां पर, ना ही लोन पेयर का जाना वहां एक्सेसिबल है। लोन पेयर जाना ही नहीं चाहता। अरे क्यों ही जाऊं, क्या ही मतलब है? लोन पेयर तो वैसे भी एस में ही रहना चाहता है। बोलो यार, और पी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि पी कह रहा है अगर तू आएगा तो बॉन्ड एंगल कम करेगा। XCF6 की बात कर रहा हूं मैं, XCF6 के संदर्भ में बोला था उन्होंने। समझे आप मेरी बात? अरे फ्लोरीन बुआ की चर्चा उन्होंने वहां की थी, तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूलता हूं। समझे आप मेरी बात? अब मुझे आप बताइए, 2 कंडीशंस मैंने बोल दी, 2 कंडीशंस मैंने चर्चाएं कर दी। अब आप मुझे बताइए किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं, मुझे बताइए किसमें हाइड्रोलाइसिस संभव है और किसमें नहीं हो सकता, इन 2 कंडीशंस के बेस्ड पर, और इसी से देखना भी है आपको। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि किस में हो रहा है और किस में नहीं हो रहा, फिर देखेंगे कैसे होता है। मैकेनिज्म बाद में थोड़ी चर्चाएं करेंगे मैकेनिज्म की, पहले तो यही देख लेते हैं किस में होता है किस में नहीं होता। पहले तो आप यही समझ लीजिए, कंडीशन समझ गए, रेट आप समझ ही गए हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है ये मैंने 3 पर्सपेक्टिव बता ही दिया, कोऑर्डिनेशन में कैसे चलाना है, कोवैलेंट प्रीडोमिनेंट कोवैलेंट स्पीसीज में कैसे चलाना है, और एक्वेटेड मेटल कैटायंस में हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये तीनों चीज मैंने आपको समझा ही दी है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किन में होता है और किन में नहीं होता, बस यही देखना है। कंडीशन जिसमें फुलफिल हो जाए उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसमें नहीं हो रही है उसमें नहीं होगा, चाहे इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नहीं होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, नहीं तो अगर एक भी नहीं हुई तो फिर नहीं होगा। बोल तो दो, बोलो यार, अरे बोलो बोलो। सर चैट शो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा, बता जल्दी बता, जल्दी बता यादव, तुरंत बता चीते की गति से, ताकि मैं आगे बढ़ूं। एनबीपीआर डोमिनेट करेगा क्या? हाँ नीतू खूब करता है, एनबीपीआर ही तो है जो BRF7 को नहीं बनाता। अरे ये एनबीपीआर ही है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, नीतू गुप्ता जी, ये एनबीपीआर ही है जो इसकी नॉन एग्जिस्टेंस की वजह बना हुआ है। एक बात, एक एनबीपीआर इसकी वजह है, और दूसरी वजह है अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन इफेक्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि डीकॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डीकॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बाद में आने वाले एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के बाद में आने वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज एनोमलस होती हैं, एनोमलस, और इसी वजह से ये ब्रोमीन अपनी हाईएस्ट +7 दिखाने में शर्मा जाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रिलेक्टेंट होता है, कहता नहीं +7 तो नहीं दिखा पाऊंगा यार, +7 मत मेरे से पूछ, क्योंकि इनमें जो एस होते हैं ना, एस, उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमाल की होती है और वो बहुत आसानी से बॉन्डिंग रोल प्ले नहीं कर सकते। बोलो यार, अरे काफी बातें हैं इसकी, समझ में आया होगा आपको नीतू आपको समझ में आया होगा नीतू आपको पक्का समझ में, मैं जानता हूं। अब मुझे बताइए, अरे मूर्खों मुझे बताओ, इनमें से किस किस में, मैं कुछ मॉलिक्यूल जल्दी से लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे किस किस में हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, वो कंडीशंस देखनी है, और मुझे जल्दी तुरंत चीते की गति से बता दो रे। स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, यही देखना था आपको। बोलो यार, स्टेरिक क्राउडिंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, यही अगर हुई तो फिर अनस्टेबल हो जाएंगी स्पीसीज, जैसा कि ये SF6 पानी वाला हो गया था स्टेरिक नंबर 7 में। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो। अब आगे की कार्रवाई होंगी इसमें हाइड्रोलाइसिस के लिए, अब आगे की कार्रवाई मैं करूंगा तब हाइड्रोलाइसिस होगा, पहले ये बने तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये बन ही नहीं रहा, और अगर ये बन ही नहीं रहा तो फिर आगे की कार्रवाई कहां होंगी? अरे जिस स्पीसीज में हाइड्रोलाइसिस होना है, जिस स्पीसीज में बॉन्ड के टूटने बनने की संभावनाएं होनी है, वो स्पीसीज बननी तो चाहिए, अगर वो बनी ही नहीं तो फिर काय की आगे की कार्रवाई, काय का रिप्लेसमेंट, काय का OH का एडिशन, काय का F नेगेटिव का निकलना, कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये सब स्पीसीज स्टेबल भी तो होनी चाहिए, और स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये स्टेबल ही नहीं है, और यही नहीं बनी तो फिर काहे का हाइड्रोलाइसिस, काहे का F नेगेटिव का निकलना, काहे का OH का जुड़ना, कुछ नहीं संभव है। बोलो यार, अरे बोलो, समझे क्या, समझ गए क्या? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इनमें से कौन से हैं तो हाइड्रोलाइसिस के लिए चले जाते हैं, कहते हैं हाँ हम तो दिखाएंगे, हम तो हैं वो, हम वही हैं जो दिखाने वाले हैं। बोलो भाई, कौन कौन है वो? BCl3, आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या वो SiF4 है? बोलो यार, अरे बोलो, AlCl3, CH4, CCl4, बोलो यार, अमोनिया, बोलो भाई, 6 अमोनिया हो गया, NF3, NCl3, अब तुम सोचोगे अरे सर को इतने एग्जांपल याद होंगे, क्यों एग्जांपल क्यों याद रखने हैं? कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, कंडीशंस जहां लग जाएंगी बस वहां अपने को देख लेंगे। एग्जांपल तो उस एग्जामिनर को याद होनी चाहिए ना, वो देगा ना। बोलो अब अपने को क्या मतलब, अपने को कंडीशन से मतलब अपन तो लगा के देख लेंगे, अगर लग रही है तो मैं करवा दूंगा, नहीं लग रही तो नहीं करवाऊंगा, दैट्स इट।
बोलो यार, अरे बोलो PCl3 PCl5। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे। अरे आकाश बहुत बढ़िया आकाश, एकदम सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा आदमी, चार सुमो पहलवान, कैसे ही होगा, कैसे ही वो सस्टेन कर पाएगा? अरे बिना सांस के ही मर जाएगा वो। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? अरे बोलो, जो साइड एटम रिपल्सन है ना, वही इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगी, इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगी, ये बॉन्डिंग रेंज से दूर हो जाएंगे। दैट्स इट, नहीं बनेगा। बोल तो दो, अरे बोलो। ठीक है, P4O6 P4O10, बोलो यार, अरे बोलो। 13वां, P4S6 P4S10। ये केजेस हैं, केजेस हैं, इनकी चर्चाएं तो हम अलग से करूंगा, इसको तो मैं अलग से भी समझाऊंगा। अभी तो आप ये बता दो होता है या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आप तो ये बता दो बस। अब कैसे होगा वो सब मैं चर्चाएं करूंगा, एकदम घबराओ ही मत। बोलो यार, आप तो ये बता दो कि होगा या नहीं होगा। बोलो भाई बोलो। और लिख रहा हूं, और आगे चल रहा हूं, और आगे चल रहा हूं। ये नोट कर लो जल्दी से नोट करो पहले तो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। फिर आगे चलता हूँ, फिर आगे चलता हूँ और लिखता हूँ। और कुछ एग्जाम्पल जो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं उनमें से हम लोग गुजर लेते हैं, एक बार अपने को समझ में आ जाए, हर तरह के एग्जाम्पल से गुजर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कहाँ पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अभी मैं डिस्कस कर दूंगा कैसे हो रहा है, चर्चाएं कर ही लेंगे हम लोग। दैट्स इट। बोलो भाई बोलो बोलो। रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, इसकी चर्चाएं मैं करूंगा। इसको तो मैं ढंग से समझाऊंगा, कहाँ रिडॉक्स होती हैं, कहाँ पार्शियल होती हैं, पार्शियल के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सब चर्चाएं होंगी, चिंता ही मत करिए। इसको आपने नोट कर लिया, चलूं आगे? अरे आगे चलूं क्या? चलिए आगे। 19 हो गया था, 20वां। बोलो यार, ये हो गया। जल्दी जल्दी बताइए। Cl है, Cl। बोलो यार। बताइए, सबके बता डालिए, जल्दी से बताइए मुझे। चलें क्या? नहीं मानसी, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। उनके हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ और होते हैं। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एलिमेंट है या फिर सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल नॉन मेटल एलिमेंट है, सेंट्रल पी ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग तो पी ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं, पी ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं, पी और एस ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं। एस ब्लॉक में वो मेटल हो जाएगा, और मेटल में हमने देखा एक्वेटेड, कौन से एक्वेटेड होंगे और कौन से एक्वेटेड में भी हाइड्रोलाइसिस के लिए जाएंगे और कौन से हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। हाइड्रेटेड फॉर्म में कौन रहेगा? हाइड्रेटेड फॉर्म में जो हाइड्रोलाइसिस के लिए नहीं जा रहे हैं, जिनमें बॉन्डों में ऑक्सीजन मेटल बॉन्डों में कोवेलेंसी उतनी कमाल की नहीं है, और अगर कोवेलेंसी उतनी कमाल की नहीं है, कोवेलेंसी उतनी कमाल की नहीं है तो OH बॉन्ड उतने पोलराइज नहीं हुए, H आयन नहीं निकलेगा। एक्वेटेड मेटल आयन में तो ऐसे ही देखते थे हाइड्रोलाइसिस। और कोवेलेंसी कमाल की कब नहीं होगी? जब ये चार्ज डेंसिटीज कम होंगी,
कम चार्ज डेंसिटीज होंगी, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो या फिर साइज बहुत बड़े हो, तो ऐसे केसेस में इनका हाइड्रेशन ही होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। वो तो हम लोग मेटल्स के केस में ऐसा देखते हैं, बोलो यार, मेटल सॉल्ट्स में हम लोग इस तरह से हाइड्रोलाइसिस करके देखेंगे। और जो नॉन मेटल पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड है, जैसे जैसे ऑक्साइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, तो ऐसे केसेस में सल्फाइड्स हो गए, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंट्रल नॉन मेटल एलिमेंट है, सेंट्रल पी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम डिसाइड करेंगे कि बनने वाला हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट किस तरह का होगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो हम वहां से डिसाइड करूंगा मैं इसकी गहन चर्चा करूंगा, चिंता ही मत करिए। अब तो आप मुझे बताइए किन में होगा और किन में नहीं होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए किस में होगा किस में नहीं होगा। मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी, आप देख लीजिएगा। ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है, पार्शियल पॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, पार्शियल पॉजिटिव भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैकेंट, अच्छा इसको मैं एक मिनट रुक जाइए, अंडरगो, एक मिनट रुक जाइए, बस पार्शियल पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल, स्टेरिक क्राउडिंग, बोलो यार यही चेक करना है। अरे बोलो भाई, पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है, पार्शियल पॉजिटिव ये रहा, बोलो यार क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, होगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, कौन सा है, 2p है, बोलो यार, स्टेरिक क्राउडिंग है, अरे स्टेरिक क्राउडिंग है, नहीं स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, अरे नहीं है स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, और इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत दिलचस्प है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा, बोलो भाई, अरे बोलो, इसी में मर गए होंगे कई मूर्ख तो। स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है यहाँ पर, और इनके हाइड्रोलाइसिस होते हैं, और कमाल की बात बोलूंगा तो और पागल ही हो जाओगे। BCl4 नेगेटिव, BBr4 नेगेटिव, एक बार मैंने बोला भी था, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला भी था, ये दरअसल एक्वस में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नॉन एक्वस में कर जाते हैं। एक्वस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये BCl बॉन्ड है ना, इसका सोल्वोलाइसिस या इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत आसानी से हो जाता है, ये मैंने बोला भी था, कोई नहीं। SiF4, क्या इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है, क्या इसके पास वैकेंट है, हाँ 3D वैकेंट है, बोलो यार 3D वैकेंट है। अच्छा तीसरी बात, स्टेरिक क्राउडिंग है, नहीं कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ये तो खूब SiF6 2 नेगेटिव तक बना लेते हैं, अरे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक दिखा लेते हैं बहुत आसानी से, ये तो थर्ड पीरियड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टेरिक क्राउडिंग की, नहीं है स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, बोलो यार, अरे जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। AlCl3, इसका तो हमने देखा ही, ये तो मेटल है, +3 में है, और चार्ज डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, तो पहले क्या होगा, एक्वेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्योंकि चार्ज डेंसिटीज बहुत ज्यादा है तो रुक नहीं पाएंगे, ये ऑक्सीजन और ये एल्युमिनियम शेयरिंग से रुक नहीं पाएंगे, कोवेलेंसीज इतनी ज्यादा हो जाएगी, हद पार कर जाएंगे कोवेलेंसी में, और अगर हद पार कर गए तो फिर एक बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा, उस हाइड्रोजन को त्याग करना ही पड़ेगा, उसको त्यागना ही पड़ेगा, और यहां से ये एक्वेटेड मेटल आयन एसिडिक हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, बोलो यार, अरे बोलो हाइड्रोलाइसिस होगा, बोल तो दो, बोलो भाई, अरे बोलो यार बोलो, समझे क्या आप मेरी बात। अरे इसमें तो मेटल आयन को लेके चलना, जहां मेटल आयन है वहां पर पहले हाइड्रेशन, और फिर उसके बाद देखना बॉन्डों में ऑक्सीजन और एल्युमिनियम बॉन्ड, ऑक्सीजन या मेटल बॉन्ड में कोवेलेंसीज किस हद तक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख के ही चलना है वो सब मामला। बोलो यार, आयरन +3, टिटेनियम +4, वेनेडियम +3, वेनेडियम +4, बोल तो दो मूर्खों, यूरेनियम, मैंगनीज जो मैंने कल चर्चाएं की थी, बोलो यार क्रोमियम, और यहां देखिए, यहां क्या पार्शियल पॉजिटिव है, नहीं, पार्शियल पॉजिटिव उल्टा इस पर होता है, और कह रही इसको तो हम नॉन पोलर ही मानते हैं, बोलो यार तो पोलर ही नहीं है, ना पार्शियल पॉजिटिव है ना वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर काहे का हाइड्रोलाइसिस, बोलो यार नो हाइड्रोलाइसिस, बोलो इसमें बोलो पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है पार्शियल पॉजिटिव तो है, क्या वैकेंट ऑर्बिटल, नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल, स्टेरिक क्राउडिंग है, हाँ स्टेरिक क्राउडिंग भी है, तो फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बोलो यार, अरे बोल तो दो, अमोनिया हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाँ हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पर क्या उसके बाद वैकेंट है, नहीं,
काहे की हाइड्रोलाइसिस, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, फिर आगे क्या ही बढ़ना। बोलो यार, अरे बोल तो दो। ये समझ में आया आपको? चलते हैं आगे। NF3, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा लग रहा होगा। बोलो यार, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाँ है पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यार, हाँ है, बिल्कुल है पार्शियल पॉजिटिव। वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? ना, नाइट्रोजन पे वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अब कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं, नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, स्टेरिक क्राउडिंग और भी है क्या? लो भाई लिख देते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग और हाइड्रोलाइसिस। स्टेरिक क्राउडिंग तो फिर कोई बात नहीं, स्टेरिक क्राउडिंग तो नहीं है इसमें, स्टेरिक क्राउडिंग तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस हो नहीं सकता क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए था। बोलो यार, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दूसरी चाहे हो जाए, लेकिन एक नहीं हो रही है तो मतलब नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस। बोलो यार, पहले आप जल्दी मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे जल्दी से बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या? बताऊंगा अंजू में, अरे अंजू मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने सल्फर का डिस्कस किया वैसे मैं बताऊंगा आपको। ये कहां कहां से समझना होगा, स्टेरिक क्राउडिंग वाला मामला आपको कहां से समझना होगा? ये आपको समझना होगा एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के फिनोमिना से। जैसे SF6 एग्जिस्ट करता है, क्या SCl6 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। जब S अपने साथ 6 क्लोरीन ही नहीं जोड़ सकता तो फिर 7वां पानी कैसे जोड़ेगा? कभी नहीं जोड़ेगा। तो फिर SCl6 की अगर मैं हाइड्रोलाइसिस की बात करूं तो बेईमानी होगी। बोलो यार, IF7 मैंने बोला IF7 एग्जिस्ट करता है, हाँ, और I इतने बड़े साइज का है कि वो 8वां भी जोड़ सकता है। आप जानते हैं IF8 2 नेगेटिव बनता है। बोलो यार, IF8 नेगेटिव बनता है, IF8 नेगेटिव बनता है। अरे बोलो, पढ़ाया है ये, IF8 नेगेटिव बनता है, IF8 नेगेटिव बनता है, ये बहुत खूब बनता है। तो आपको कहां से देखेंगे आप? ये आप एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के फिनोमिना से ही देखेंगे। बोल तो दो यार, जल्दी बताओ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? पहले तो मुझे ये समझाइए। अरे इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? पहले मेरे को ये समझाइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से रिस्पॉन्स करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ हरस जलान, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ही होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उसका अलग होता है, XCF8 2 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। 7th में N सेकेंड पीरियड का है, फिर भी NBPR नॉट अकर, क्यों सर? 7th में N सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, 7th में N सेकेंड पीरियड का है, हाँ सेकेंड पीरियड का है, तो NBPR क्यों नहीं लग रहा है? अरे यार केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, केमिकल बॉन्डिंग में पूछना था यार। और NBPR इसका साइज भी तो है, ये क्या स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप है क्या? अरे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके देखो, स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप भी होना चाहिए, अरे स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप भी होना चाहिए। बोलो भाई, अच्छा तुम ये कहोगे, अच्छा फिर आप IF7 में कह रहे हो, IF7 में तो कहूंगा ही आपने। अरे स्टेरिक नंबर 6 के बाद की अगर मैं चर्चा करूं, 3 3 4 5 कोई समस्या नहीं होती, 6 और उसके बाद की अगर चर्चा करूं तो फिर वहां पर लोन पेयर पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, नहीं भी आते हैं। वहीं से ये पूरा मामला स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स का शुरू होता है, और इसकी सारी वजह साइड एटम रिपल्सन ही है, चाहे फिर वो एटम बहुत छोटे ही क्यों ना हो जाए, फ्लोरीन टाइप। अरे XCF6 में भी तो फ्लोरीन छोटा ही है, लेकिन हुआ ना वहां पर NBPR। अरे बोलो ना यार, वहां पर लगे ना रिपल्सन, फ्लोरीन के बीच। अरे बोल तो दो, फ्लोरीन के बीच रिपल्सन लगे ना, तो मजबूर होना पड़ा ना उस लोन पेयर को, कभी वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और अगर और आगे चर्चा करूंगा तो फिर बिल्कुल ही नहीं जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। बोल तो दो यार, अरे बोलो, तुम कॉन्सेप्ट ढंग से समझते नहीं हो यार। NBPR वगैरह बड़े एटम्स के लिए तब लगता है जब वो मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर छोटा रखे। अरे बोलो यार, जब स्टेरिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब साइड एटम तो बढ़ गए ना, और अगर साइड एटम बढ़ गए तो अब चाहे छोटे ही साइड एटम हो, आपस में रिपल्सन वो भी शुरू कर देंगे। बहुत छोटी सी बात है यार ये। अरे बोलो, खैर तुम्हारा, इसीलिए मैंने कहा था मेन ग्रुप आने से पहले केमिकल बॉन्डिंग बहुत बढ़िया आना चाहिए, इसीलिए मैं बोला था, इसीलिए जस्ट इसी दिन के लिए बोला था। कोई नहीं, यहां लगेंगे क्योंकि यहां स्टेरिक नंबर कम है और साइड एटम बड़े हैं। वहां पर क्या है, स्टेरिक नंबर ही बहुत ज्यादा है और साइड एटम फिर चाहे छोटे हो और पास आ जाएंगे।
क्योंकि ज्योमेट्री वही अलाउ करती है, ज्योमेट्री 72 डिग्री बॉन्ड एंगल देती है, तो फिर अब तो आना ही पड़ेगा। अरे यहां बॉन्ड एंगल 109 के करीब है फ्लोरीन के बीच NF3 में, तो यहां काय का बहुत दूर दूर है वो, बोलो यार। अरे बोल तो दो, वहां बॉन्ड एंगल ही घट के 72 हो जाता, बहुत कम, तो फिर अब तो ना चाहते हुए भी लगेगा। अरे यार बोल तो दो। खैर ठीक है, यहां अगर चर्चा करूं तो पार्शियल पॉजिटिव किस पर है, इस क्लोरीन पर, इस क्लोरीन पर है पार्शियल पॉजिटिव। हाँ पार्शियल पॉजिटिव है। क्या इस क्लोरीन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, 3D वैकेंट भी है। बोलो यार, अरे बोलो, क्या क्लोरीन पर, क्लोरीन के साथ यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, केवल एक नाइट्रोजन ही तो जुड़ा हुआ है। खूब जोड़ सकता है, वो तो बहुत बड़ा है, खूब जोड़ सकता है, पानी को बहुत आसानी से जोड़ सकता है। बोलो यार, स्टेरिक क्राउडिंग का कोई मामला है, नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। ये यहां फंस गए थे बैक बॉन्डिंग में, यहां बैक बॉन्डिंग में फंसे थे। अरे बैक बॉन्डिंग और हाइड्रोलाइसिस, बैक बॉन्डिंग और हाइड्रोलाइसिस, बैक बॉन्डिंग में मैंने कहा था यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बॉन्ड ही उतने पोलर नहीं है, सिग्निफिकेंट पोलराइजेशन है ही नहीं बॉन्डों में, इसलिए नहीं हो रही है। और यहां हाइड्रोलाइसिस हो रही है, क्योंकि जितना भी छोटा सा भी चाहे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वैकेंट ऑर्बिटल अल्टीमेट दरकार है, और स्टेरिक क्राउडिंग अल्टीमेट दरकार है। स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो फिर हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइयर स्टेरिक नंबर फेवर करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस के लिए बहुत आसानी से चले जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मेरे को तो ये समझो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अभी का ये भी मैंने समझाया था, ये भी मैंने समझाया था, ये भी मैंने समझाया था। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो बैक बॉन्डिंग कोई रियल बॉन्ड है क्या, बैक बॉन्ड जो टूट नहीं सकता? अभी का समझाया था मैंने। आप लोग यार फॉलो नहीं करते हैं, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे डाउट ला रहे हो यार। हाँ नीतू आप सही बोल रही हैं, अरे आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं यार। अरे ये कोई ट्रू बॉन्ड बना है क्या इसके बीच, क्या इसकी डेफिशिएंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई है क्या बोरोन की, बैक बॉन्डिंग से कभी नहीं हुई थी? तो फिर जहां से इसकी डेफिशिएंसीज खत्म होने की अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, न्यूक्लियोफाइल नया जुड़ेगा, पानी नया जुड़ेगा, अपने लोन पेयर देगा, तो यहां से ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट ज्यादा ज्यादा ऑक्टेट की तरफ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने के, ऑक्टेट के मजे ज्यादा पा सकेगा पानी के साथ 4 बॉन्ड बना के, बजाय यहां बैक बॉन्ड से। तो किस लिए बैक बॉन्ड करेगा, बैक बॉन्ड तोड़ देगा तुरंत, नहीं नहीं चाहिए मेरे को तेरा बैक बॉन्ड यार, कौन सा ज्यादा स्टेबलाइजेशन दे ही रहा था तेरा बैक बॉन्ड। अरे बोलो यार, PCl3 पार्शियल पॉजिटिव, हाँ है पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यार 3D वैकेंट भी है फास्फोरस के पास। बोलो यार, और क्योंकि थर्ड ग्रुप का है तो स्टेरिक नंबर भी बढ़ा सकता है, आराम से बढ़ा सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसे। स्टेरिक क्राउडिंग का भी कोई मामला नहीं है, हाइड्रोलाइसिस होंगे। बोलो यार, अरे बोलो PCl5 पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यार वैकेंट है 3D, हाँ है। स्टेरिक क्राउडिंग के कोई मामले हैं, नहीं है स्टेरिक क्राउडिंग के कोई मामले नहीं है, क्योंकि हम खूब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, PCl6 नेगेटिव भी बनता है, PBr6 नेगेटिव भी बनता है, दोनों बनते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा उन्होंने ये PBr में आपको कंफ्यूजन हो गया, आप PBr हटा लीजिए, PCl6 ही कर लीजिए, आप PBr6 में पक्का ही फंस जाएंगे, एकदम फंस जाएंगे आप, उतना आप ज्ञान मत लीजिए। एग्जिस्ट करता है वैसे PBr6 नेगेटिव, PBr6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, बहुत लो टेम्परेचर पे, बेहद लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है वो भी, उसका है मेरे पास रेफरेंस, उसके लिए आप घबराइए नहीं, वो सही लिखा है जो मैंने लिखा है। PCl6 नेगेटिव वो आपने कॉम्प्लेक्सेशन में समझा होगा, आप अब घबरा जाएंगे, अरे कॉम्प्लेक्सेशन में तो सर ने कहा था कि नहीं इसका कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होता। अरे मैं समझ रहा हूँ, लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, उसका है भी मेरे पास रेफरेंस, खैर आपको उतना नहीं समझना है, कोई नहीं। अच्छा ये PCl6 बना लेता है, मतलब 6 को जोड़ सकता है, 6 को जोड़ सकता है तो पानी को भी जोड़ ही लेगा, क्या दिक्कत है, तो पानी को जोड़ लेगा, और अगर पानी को जोड़ लेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा। बोलो यार, अरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों वैकेंट ऑर्बिटल है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। बोलो यार, अरे बोलो जल्दी से बताइए, आप मुझे जल्दी से बताइए, मुझे सबसे पहले आप मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे सब बताएं, सब तुरंत बताएं, तुरंत तुरंत बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए प्लीज, लिखो भाई लिखो, लिखो ऐसे, लिखो लिखो।
जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट करो जल्दी। कोई नहीं अंजू, मैं क्लियर करूंगा उसे, आप चिंता ही मत करिए, धीरे धीरे वो सब क्लियर हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए आप, क्योंकि आपने बुक्स को अभी पढ़ा नहीं है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। कोई नहीं कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा। अभी आपने बुक्स नहीं पढ़ा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको मानते जाइए। साइज के रिस्पेक्ट में जो बातें मैं बोल रहा हूँ कि एक सल्फर है, 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन तक ही वो झेल सकता है, 7वां नहीं झेल सकता, उसको मानते जाइए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको, चिंता ही मत करिए। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। P4O6, अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो पहले घबराओ नहीं इसको देखकर कि पता नहीं क्या लिख, इसने क्या लिख दिया, पता नहीं क्या लिख रहा है। अरे कुछ नहीं है, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर में आपको बखूबी दिख जाएगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। लीजिए मैं इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, ये लीजिए इसका बना देता हूं, दूसरा इसी में से ही आप समझ लेंगे, इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेरिक नंबर क्या है फॉस्फोरस का? 3 है, बोलो यार। अरे 3 है, 3 ही बॉन्ड तो बना रहा है, 3 ही बॉन्ड तो बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बोलो यार 3 बॉन्ड बना रहा है इस तरह से। अरे बोलो स्टेरिक नंबर 3 है, और स्टेरिक नंबर 3 है, पार्शियल पॉजिटिव भी है, स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर बढ़ा सकता है, बोलो यार स्टेरिक नंबर बढ़ा भी सकता है, पार्शियल पॉजिटिव है, 3D वैकेंट है, हाँ हाँ है, 3D वैकेंट भी है, पार्शियल पॉजिटिव 3D वैकेंट है, और स्टेरिक नंबर बढ़ा भी सकता है, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग का भी कोई लफड़ा नहीं है, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं इसके। बोलो यार इस तरह का सिस्टम होता है ये, तो हाइड्रोलाइसिस इसके हो सकते हैं। बोलो यार पार्शियल पॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो सकते हैं। P4O10 में कुछ नहीं है, P4O10 की चर्चा करूं तो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ये बना दिए, डबल बॉन्ड ये बना दिए, डबल बॉन्ड ये बना लिए, डबल बॉन्ड ये बना लिए। बोलो यार अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 4। बोलो यार स्टेरिक, अरे सिग्मा बॉन्ड कितने वही स्टेरिक नंबर होता है, सिग्मा बॉन्ड कितने वही स्टेरिक नंबर होता है, और जो स्टेरिक नंबर है उतने ही एटम से जुड़ा हुआ आता है सेंट्रल एटम, स्टेरिक नंबर जितना होता है उतने ही साइड एटम से सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ होता है। अरे बोल तो दो यार, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पूरी पढ़ ली। 4 है यहाँ पर, फॉस्फोरस 4 से जुड़ा हुआ है, बहुत आसानी से वो जुड़ सकता है, 5 से जुड़ सकता है, 6 तक जुड़ जाता है, तो पानी से जुड़ लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कर लेगा। स्टेरिक क्राउडिंग का लफड़ा है क्या? नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल है? हाँ है। बोलो यार पार्शियल पॉजिटिव है ना फॉस्फोरस पर, बोलो यार फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव है, बहुत आसानी से ये अपना स्टेरिक नंबर बढ़ा सकता है, 5 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, 6 तक बना लेता है, तो 5 बना लेगा, एक पानी को जोड़ लेगा, बोलो यार स्टेरिक नंबर बढ़ा लेगा। स्टेरिक क्राउडिंग के कोई लफड़े नहीं है, 3D वैकेंट है ही है, पार्शियल पॉजिटिव है ही फॉस्फोरस पर, बहुत आसानी से ये भी चला जाएगा हाइड्रोलाइसिस के लिए। पार्शियल पॉजिटिव, 3D वैकेंट, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं, हाइड्रोलाइसिस। बोल तो दो। अरे बोलो यार, इतना टाइम लगवा दिया तुमने मेरा इसी में, ये समझा आप लोग ये समझे क्या? अरे आप लोग ये समझे क्या? इसको और कहाँ पर है हम लोग, यहाँ पर हैं क्या, यहाँ पर हैं क्या? अच्छा यहीं पे है ना, इसका एक कॉपी और करते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा, ताकि उसको ढंग से लिख सकूँ, 14 वाले को ढंग से लिख सकूँ। आप लोग मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे आप तो कमेंट करके मुझे समझाएं कि आपको समझ में आ रहा है क्या, आप तो कमेंट करके मुझे बता दें आपको समझ में आ रहा है क्या, आप कमेंट करिए मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या, और चर्चा मैं करता रहूंगा। हाँ P4S6 ये भी वैसे ही है, P4S6 ये भी वैसे ही है, बोलो यार ये भी वैसे ही है, P4S6 इसमें भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बोलो यार P4S10 की अगर चर्चा करूं तो इसके भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, अरे बोलो यार इसमें भी हो जाएंगे। SO2 की चर्चा करते हैं, SO2 एक नया है, SO2 में क्या होगा? SO2 की अगर बात करूं तो यहां पर सल्फर पर देखिए ये किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, बोलो यार इस तरह से होगा, सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, हाँ होगा, बोलो यार सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ पार्शियल पॉजिटिव है,
पार्शियल पॉजिटिव है 3D वैकेंट ऑर्बिटल स्टेरिक क्राउडिंग हाइड्रोलाइसिस। बोलो यार, इनमें हो रही है हाइड्रोलाइसिस, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगी, केजेस का सवाल है, केजेस में करवाऊंगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा, पानी की तरह समझ में आएगा। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अरे इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होते हैं, इस तरह से ही। अरे मैं सारा डिटेल ही चर्चा करूंगा। P4S4 P4S3 इनके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होंगे, P4 P4S5 P4S7 P4S8 सबकी चर्चा करूंगा, चिंता ही मत करो, सबके हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, एकदम घबराओ ही मत। अभी तो आप ये बताओ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ। क्या इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है? हाँ है पार्शियल पॉजिटिव। क्या 3D वैकेंट है सल्फर के पास? हाँ है। क्या यहाँ स्टेरिक नंबर 2 है, 3 कर सकता है बहुत आसानी से, कोई समस्या ही नहीं है, 6 तक करता है ये तो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, समझ में आया आपको मेरी बात? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। सुप्रिया कैसे जाने ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप उसी को माने। सुप्रिया स्टेरिक क्राउडिंग कैसे जाने, जो मैं आपको बता रहा हूं पहले तो उसी को मान ले, जो मैं आपको बता रहा हूं पहले उसी को मान ले, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। स्टेरिक क्राउडिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन लगा दिए, एग्जिस्ट कर गया, 7 लगाऊंगा दिक्कत हो जाएंगी। आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फ्लोरीन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रोमीन के साथ वही खेल खेलूं, नहीं हो सकता। बोलो यार, ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फ्लोरीन लगा दी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसी ब्रोमीन के साथ 3 क्लोरीन लगा दो, नहीं होगा, नहीं बनेगा। 5 क्लोरीन तो फिर वैसे ही नहीं बन सकता। बोलो यार, अरे बोलो। क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन लगा दी, बन गया। 5 फ्लोरीन लगा दी तो भी बन गया, लेकिन 7 फ्लोरीन लगाई तो नहीं बना। अरे बोलो, बनता तो 5 फ्लोरीन के साथ भी नहीं है। अरे वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लो, नहीं तो फिर बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लो। अरे बोलो, ये कोई वो नहीं है, ये मैं कोई आपको साइज नहीं दे दूंगा कि अच्छा ये साइज ले जा और ये साइज वहां पेपर में देगा और उसको साइज रेशियो निकाल के बता देना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसका कि साइज सबके आप कंपेयर करें और कर दें। वो आपको क्वालिटेटिवली करने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिवली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बोलो यार, और क्वांटिटेटिवली अगर आप उसमें फंसोगे तो फिर फंस के ही रह जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आपको सब में चाहिएगा, अच्छा साइज दे दे सल्फर का, साइज दे दे फ्लोरीन का, फिर निकालते रहो तो फिर जन्मों लग जाएंगे। अभी मान लो केवल, बिल्कुल मानसी एकदम सही बोल रही हैं आप। SO3 की अगर चर्चा करूं, इसी का भाई SO3 है, कर ले इसकी भी चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ड्रॉ करूंगा तो पार्शियल पॉजिटिव तो है। स्टेरिक नंबर क्या है? 3। बोलो यार, स्टेरिक नंबर 3 है, बहुत आसानी से 4 कर सकता है, पार्शियल पॉजिटिव है। वैकेंट 3D है, वैकेंट 3D हाँ है। स्टेरिक नंबर 3 है, 4 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरिक क्राउडिंग की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बोलो यार, अरे बोलो, बहुत आसान सा था यार, आप लोग कहां पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। SF4 की बात करूं तो SF4 की चर्चा करूं तो सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव हाँ है, सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव। वैकेंट ऑर्बिटल 3D हाँ है, खूब 3D है, खूब कूद के। अच्छा, और दूसरा यहां पर क्या है? स्टेरिक नंबर, अरे स्टेरिक नंबर क्या है यहाँ? स्टेरिक नंबर 5 है। बोलो यार, स्टेरिक नंबर 5 है, एक लोन पेयर भी है। अरे एक लोन पेयर भी है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है ये, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है ये ऑलरेडी। क्या ये sp3d2 बन सकता है? और इसे बनना पड़ेगा, अगर ये पानी जोड़े तो। बोलो यार, इसे बनना पड़ेगा, और ये बहुत आसानी से बन भी सकता है। अरे बोलो यार, बोलो, और बन भी सकता है बहुत आसानी से, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग का कोई लफड़ा नहीं है, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अरे बोल तो दो, बोलो भाई। अब आ गया SF6, sp3d2 है। क्या ये sp3d3 बन सकता है? क्या sp3d3 बन सकता है? क्या अपना ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अपना एक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवा सकता है क्या न्यूक्लियोफाइल के अकोमोडेशन के लिए? करवा सकता है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल उसमें अपने लोन पेयर सहित आके बैठेगा तो फिर स्टेरिक क्राउडिंग्स बढ़ जाएंगी और ऐसे सिस्टम्स अनस्टेबल होने लगेंगे। FF जो पड़े हुए आपस में धक्का मारने लगेंगे, दूर जाएंगे और बॉन्डिंग डिस्टेंस से ही दूर निकल जाएंगे।
जिस पॉइंट पर उनमें आपस में रिपल्सन कम होगा, मिनिमाइज होगा, उस पॉइंट पर, उस डिस्टेंस पर उनका और सल्फर का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ये बॉन्डिंग रेंज में रहे नहीं, तो सिस्टम ही डिसोसिएट कर जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो बोलो भाई, बोल तो दो। फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन एनर्जेटिकली डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवा सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी को जोड़ नहीं सकती। वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लोन पेयर लेके किसी को अपने साथ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब फिर सल्फर के अराउंड बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएंगी और ये सिस्टम ही फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ पानी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर पानी एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर आगे की कार्रवाई हाइड्रोलाइसिस वाली, OH का जुड़ना, F का निकलना, प्रोटोनोलाइसिस, वो नहीं हो पाएगा। अगला स्टेप प्रोटोनोलाइसिस, वो नहीं हो पाएगा। खैर कोई नहीं। अच्छा हाँ, पार्शियल पॉजिटिव हाँ है, वैकेंट ऑर्बिटल हाँ है, स्टेरिक क्राउडिंग भी है। स्टेरिक क्राउडिंग तो कमाल ही है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग ही हो गई तो फिर स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएंगी और हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। बोलो यार, समझ में आया क्या? नहीं सुप्रिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्मृति, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूं पहले इनको कर लो। अरे स्टेरिक क्राउडिंग वाले जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं पहले इन्हें कर लो, पहले इन्हें आप कर लो, क्योंकि इससे पहले आपने स्टेरिक क्राउडिंग वाला कोई मामला कभी पढ़ा ही नहीं है। इससे पहले आपने स्टेरिक क्राउडिंग कभी पढ़ी ही नहीं है। अरे ये इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना कि भाई एक छोटा सा सल्फर है, उसके अराउंड मैं 6 बड़े बड़े क्लोरीन लगा रहा हूं, क्या वो अकोमोडेट कर पाएगा क्या? अरे इतना दिमाग तो तुम खुद ही लगा सकते हो। अरे इतना तो सोच सकते हो कि इसके लिए भी तुम्हें वो रेडियस रेशियो रूल चाहिए। बोलो भाई, कोई नहीं, उतर जाएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई थम रूल नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं और हो गया। अरे बोलो यार, कोई ऐसा थम रूल नहीं है जो मैं तुम्हें दूं और हो गया। ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, साइज से आपको खुद अनुमान लगाना पड़ेगा कि अरे यार अच्छा ये थर्ड ग्रुप का है, सल्फर है। हाँ, अगर मैं देखो कमाल की बात, SF6 का नहीं होता, इसी का नीचे वाला भाई सेलेनियम इसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। अरे क्योंकि ये बड़ा है। अरे दिमाग ऐसे ही लगा लो, इसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, इसका खूब होता है हाइड्रोलाइसिस, इसका इसके भाई का खूब होता है। कूद के हाइड्रोलाइसिस के लिए जाते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। सल्फर एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था 7 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एकोमोडेट कर लेते हैं, ये जोड़ लेते हैं, बड़े साइज के। दिमाग ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही क्वालिटेटिवली ऐसे ही चलना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका जो मैं आपको दे दूं और आप लगा गए अरे हाँ सब में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। समझे आप मेरी बात? अरे समझे क्या? समझो नहीं समझो बाहर में जाओ। HCl6 की अगर चर्चा करूं तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली बात तो एग्जिस्ट तो करवा, हाइड्रोलाइसिस तो बाद में करवाना, पहले एग्जिस्ट तो करवा। सवाल पक्का ही आ सकता है, 100% कहेगा बताओ इनमें से किन किन का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ये भी दे दे। तो पहली बात तो ये मत मर लेना कि अरे इसका भी हो जाएगा, देख इसका भी हो रहा है, इसमें सारी कंडीशन। अरे कंडीशन बाढ़ में गई। स्टेरिक क्राउडिंग तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख लो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, काय का पानी अटैक करेगा उस पर? ये है ही नहीं कुछ, यहां कुछ है ही नहीं, सल्फर का यहां क्लोरीन के साथ कुछ है ही नहीं, तो अटैक किस पे करवाएगा, क्या करवाएगा? बोलो यार, तो पहले ये देख लेना कि एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है। कहां से देखोगे? सिंपल भाई, क्लोरीन बड़े साइज का, जब फ्लोरीन के साथ ही दिक्कतें हो रही हैं, फ्लोरीन के साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर क्लोरीन के साथ तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बोलो यार, वो तो ये कभी भी एग्जिस्ट करवाएगा ही नहीं, कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। बोल तो दो, चलते हैं आगे। अगला बताइए, इसमें बताइए पार्शियल पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल, स्टेरिक क्राउडिंग और हाइड्रोलाइसिस। अरे आप मेरे को एक बात बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने बातें बोली उनको बहुत ध्यान से सुन के, उनको समझ के तो फिर अप्लाई करना है यहां पर, तो समझ में आएगा आपको। अरे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है, कोई नहीं देता, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। बोलो यार, सॉलिड स्टेट में बोलोगे सर सॉलिड स्टेट में, अरे सॉलिड स्टेट में वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होते ही नहीं है, वो तो वैसे भी आयनिक इंटरेक्शन है, उसका और इसका जमीन आसमान का फर्क है। अरे उसका और इसका जमीन आसमान का फर्क है, वहां कहां बॉन्ड एंगल फेंगल की चर्चाएं करते हैं? कभी नहीं करते। अरे बोलो, वो 3 डायमेंशनल लैटिस है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। अरे बोल तो दो। खैर
हाँ, रिलेटिव एग्जिस्टेंस देखकर। बहुत बढ़िया चंचल शर्मा, बहुत बढ़िया, कमाल, सही बोला आपने। सुप्रिया, आपको मेरी बात समझ में आई क्या? आपको मेरी बात समझ में आई होगी सुप्रिया। हाँ बिल्कुल नीतू, सही बोला। SF6 अपने आप में स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, कमाल है। लेकिन जैसे ही उसके साथ एक और जुड़ने आएगा और कहेगा पहले ये स्टेरिक नंबर 7 कर, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करूंगा, तो बोलेगा क्यों करूं स्टेरिक नंबर 7? मैं तो 6 में बहुत ज्यादा बहुत चिल्ल मारता हूं, 7 मैंने कभी देखा ही नहीं है, 7 कभी मेरे से जुड़े ही नहीं है आज तक, तो मैं 7 बनूंगा ही नहीं। और अगर 7 ही नहीं बना, 7 ही नहीं बना, तो मैंने बोला जो जो मैंने बोला हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप, F नेगेटिव का निकलना, OH का लगना, बोलो यार प्रोटोनोलाइसिस, वो होगा ही नहीं। वो स्टेरिक नंबर 7 वाली स्पीसीज में होता है ना भाई, और 7 वाली तो बन ही नहीं रही। अरे कितनी बार बोलूं ये बात, मूर्ख हो तुम। IF3 पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ है, बहुत है, खूब कूद कूद के है। वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ खूब है, खूब वैकेंट ऑर्बिटल है आयोडीन के पास। तो स्टेरिक क्राउडिंग बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बोलो यार। IF5 की बात करूं तो पार्शियल पॉजिटिव हाँ है, वैकेंट ऑर्बिटल हाँ है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, खूब जोड़ लेगा, 7 तक जोड़ता है ये तो, 8 भी जोड़ लेता है। बोलो यार, हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। IF7 पार्शियल पॉजिटिव हाँ है, वैकेंट है हाँ है, वैकेंट 3D भी है। बोलो यार, वैकेंट 3D भी है, वैकेंट D भी है। बोलो यार, वैकेंट D भी है। अरे बोलते तो वैकेंट D भी है। अब आगे स्टेरिक क्राउडिंग का कोई लफड़ा नहीं है, हाइड्रोलाइसिस खूब पेल पेल के। ClF7 होगा क्या, मुझे ये बताना, ClF7 इसमें होगा क्या? अरे ClF7 होगा क्या? हाँ हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सुप्रिया, सुप्रिया धीरे धीरे होगा, ये किसी को हजम नहीं होता, किसी को हजम नहीं होता, ये हो जाएगा धीरे धीरे आपको, ये पढ़ने से ही आएगा। और पढ़ने का उतना ज्यादा आपको समय है नहीं, उतनी ज्यादा बुक्स आप खंगाल नहीं सकते, तो जो मैं बता रहा हूं उसको मान लो। सबसे स्मार्ट स्टडी तो यही होती है, नहीं तो जाके जाके देख लो, और कुछ मिले तो मुझे भी बता देना भाई। उस दिन मैंने बोला भी था, मेन ग्रुप पे तो इतनी बुक है कि आप पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाओगे, बुक खत्म नहीं होंगी। लेकिन बताइए, क्या इसमें हो सकता है क्या? श्वेता, श्वेता पद्मा त्रिपाठी कह रही हैं कि नहीं होगा। सुप्रिया, बहुत बढ़िया सुप्रिया, ये आपने कमाल बोला। अरे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सब तो बाद में देखना। मैंने कहा था BRF7 ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर Cl तो उससे भी छोटे साइज का है और छोटे साइज का, ये तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पहली बात ये तो देखो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। स्मृति जोशी बहुत बढ़िया, तब ना, बहुत बढ़िया। पुष्कर बहुत बढ़िया। अरे एग्जिस्ट तो करवा पहले, उसके बाद चर्चा करना। एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो डजंट एग्जिस्ट, डजंट, अरे यार डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो काहे का हाइड्रोलाइसिस? बोलो यार। BrCl3, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? अरे इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसमें नीचे वाले में हो जाएगा क्या? नीचे वाले में हो जाएगा क्या, बताना तो, नीचे वाले में हो जाएगा क्या? यहां से अब आपके और तार खुल रहे होंगे, कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता। रिलेटिव साइज देखना है केवल, रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज। बोलो भाई, रिलेटिव साइज। अरे बोलो, इस नीचे वाले में हो जाएगा क्या? इसके बारे में 24 वाले के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, होगा या नहीं होगा? मुझे बताइए, होगा या नहीं होगा? सुप्रिया और ये सब लोग, सुप्रिया ही नहीं सब लोग, सब लोग धोखा खा रहे हो, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अंजू, अंजू सही बोली, हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंजू बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही अनुमान लगाया है। ये आप अपने दिमाग से ही एनालाइज करेंगे यार, अच्छा इसका साइज ऐसा है, अच्छा छोटे अगर ये जुड़े होंगे, फ्लोरीन जुड़े होंगे तो बन जाएगा। ब्रोमीन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, बना लेता है। 5 के साथ जुड़ने में भी उसे थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, 7 के साथ तो बनाता ही नहीं है। लेकिन क्लोरीन है, क्लोरीन तो फिर वो एक ही BrCl ही बनाएगा, BrCl3 तक भी नहीं जाता।
समझे क्या? अरे समझे क्या? हरस जलान यहाँ 90 डिग्री की कहाँ दरकार है? 90 डिग्री की दरकार ही कहाँ है हरस जलान? 90 डिग्री की दरकार ही नहीं है हरस जलान यहाँ तो। ICl5, अरे ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया क्या आप लोगों को? कह रही है मेरा पार्ट नहीं है ये बताना, ये नॉन एग्जिस्टेंस वाला मेरा पार्ट है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं। स्टेरिक क्राउडिंग, स्मृति जोशी, स्टेरिक क्राउडिंग सबसे आसान उत्तर है, स्टेरिक क्राउडिंग। अरे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत बहुत अनोखी चीज है ये। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होंगे ना, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेरिक क्राउडिंग जहां लगती है ना, जहां स्टेरिक इफेक्ट लगते हैं, वहां हर तरह के इफेक्ट फेल हो जाते हैं। अरे जहां स्टेरिक इफेक्ट लगते हैं ना, वहां दुनिया के हर इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, खत्म। बहुत कमाल की चीज है ये। स्टेरिक क्राउडिंग अपने आप में भयंकर चीज है। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन अपने आप में बहुत कमाल के स्टेबलाइजेशन हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कहीं नहीं टिकते फिर इनके आगे। स्टेरिक बहुत बड़ा डोमिनेंस है इनका, अपना आप, अपना एक नया राज है इनका, अपने आप में किंग है ये। हाँ विनीत कुमार बिल्कुल सही बोला, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, अपने आप में इनका राजवंश है। स्टेरिक है ये, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट कभी जीतने नहीं देते इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को। जहां स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर गया वहां इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी तैसी बाढ़ में गया इलेक्ट्रॉनिक, कोई नहीं पूछता उसको। स्टेरिक है ये। खैर Cl2O3 क्या ये करेगा? हाँ ये कर सकता है बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पार्शियल पॉजिटिव है ही, +3 में तो पार्शियल पॉजिटिव तो है ही है। 3D है क्या इसके पास? हाँ है, खूब है। 3D वैकेंट है, डी वैकेंट है इसके पास, लो एनर्जी वैकेंट है, हाँ है। क्या स्टेरिक क्राउडिंग की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है। अरे कोई समस्या नहीं है, बोलो यार, कतई कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगा? क्या करेगा ये? क्या करेगा बोलो यार, क्या करेगा? स्टेरिक क्राउडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलाइसिस के लिए चला जाएगा। बोलो भाई, ये हो गया। इसकी अगर चर्चा करूं, यहां अगर चर्चा करूं, यहां अगर चर्चाएं करूं, यहां चर्चा करूं, यहां चर्चा करूं, यहां चर्चा करूं, यहां चर्चा करूं, तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। अरे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। इनको बना के देख लो ना यार, इनको ये बना ले इनको। अरे इनको बना लो प्लीज, इनको बना लो। ये तो बनाना आता होगा, अरे ये तो बनाना आता होगा। अगर मैं ऐसे दे दूं तो 2 4 2 2 4 5 6 7, ये तो बनाना आता है। अरे ये तो बनाना आता है आपको, ये तो आता है बनाना। तो यहां पर स्टेरिक नंबर देखूं तो क्या है? 2 है। बोलो यार, यहां स्टेरिक नंबर देखूं तो 3 है। बढ़ा के कर सकते हैं स्टेरिक नंबर 4। बोलो यार, बहुत आसानी से, कोई स्टेरिक क्राउडिंग के लफड़े ही नहीं है। अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? यहां पर भी स्टेरिक क्राउडिंग के कोई लफड़े नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, 3D वैकेंट है, स्टेरिक क्राउडिंग के कोई लफड़े नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो। अब अगर तुम्हें लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं बनाने आते और ये भी नहीं पता 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 ही उसका स्टेरिक नंबर होता है, तो फिर मेरी उसमें कोई मेरी उसमें वो नहीं है, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। फिर तो तुम्हारा बॉन्डिंग ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हर्ष जलान, करेंगे हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, चिंता ही मत कर। विस्तृत चर्चा करेंगे। मानसी बिल्कुल ठीक है आप, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। नहीं तो फिर आप ये मान के जाइए, ये मान के जाइए, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अनुमान होने लगेगा कि अच्छा ये बड़े साइज का, ये छोटे साइज का है, तो ये 6 ही अकोमोडेट कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। NaCl बताइए, हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? मेरे को जल्दी से बताइए, NaCl का क्या मामला है, जल्दी से बताओ रे। NaCl का मामला बताओ, मुझे समझाओ। NaCl का मामला समझाइए, NaCl का समझाओ तो मामला। NaCl में होगा या नहीं होगा? NaCl में होगा या नहीं होगा? मेटल है ये, एक्वा एक्वा
मेटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे? क्या उनमें आगे वाली प्रोसेस होगी? क्या उनमें आगे वाली प्रोसेस होगी? क्या वो आगे वाली प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है? मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी पर। क्या यहाँ चार्ज डेंसिटी इतनी है क्या जो रिवर्सिबल एच आयन का लॉस करवा दे? नहीं है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। बोलो यार। और अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हो रहा था? हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हो रहा था? एच आयन निकल के बाहर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, और बाहर जाएंगे तो पानी उसे ले लेगा। बाहर वाले सेकेंडरी स्पेयर में पानी पड़ा हुआ था, उसे उस एच आयन को ले लेगा। अगर उसे ले लेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगी। लेकिन अगर एच आयन गया ही नहीं तो फिर सॉल्यूशन क्या रहेंगी? न्यूट्रल ही पड़ी रहेंगी। बोलो यार। अरे बोलो, NaCl वाली न्यूट्रल ही होती है यार। समझ चुके हो आप, इसे जानते हो, इस वजह से होती है, मैंने समझा दिया। बोलो इस वजह से होती है। अरे बोलो बोलो भाई, तुम बोलते नहीं हो यार। नो सर, नो सर, नो सर। बढ़िया। Cl का स्ट्रक्चर बता दीजिए। कौन सी Cl का? सुप्रिया, है तो बॉन्डिंग का सवाल है, बना के देख लेना उसमें स्ट्रक्चर। कोई समस्या है तो पूछ लेना फिर मेरे से। अरे बॉन्डिंग का है, बॉन्डिंग के सवाल है, स्ट्रक्चर बनाना है, देखना है। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सवाल आते हैं इसमें कि बता दो अगर इसको मैं तोड़ दूं, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सॉलिड स्टेट में इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप इसको तोड़ तोड़ के देखते थे। अरे वेद सर वाली वो क्लास यार, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन वाली, वही है ये। अरे उसमें आपने ये स्ट्रक्चर बना के नहीं देखे, प्रैक्टिस नहीं करी आपने उसमें। कोई नहीं, जाओ भाड़ में जाओ। पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है जिनोन पे। हाँ। वैकेंट ऑर्बिटल है? हाँ है वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो यार, वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई समस्या नहीं है। पार्शियल पॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अरे इसमें एस और पी तो भरे होते हैं, आगे डी तो खाली ही है। बोलो यार। और फ्लोरीन, फ्लोरीन बुआ यहाँ मौजूद है, मौजूद है, याद रखना इसको, इसको याद रखना, इसको भूलना मत। ये फ्लोरीन बुआ है, डी का पार्टिसिपेशन करवाती है ये डी के पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रैक्शन से डी के पार्टिसिपेशन खूब करवाती है, जानी जाती है उसी के लिए, विलन है इसकी जिंदगी में। बोलो यार। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव है, वैकेंट डी भी है। स्टेरिक क्राउडिंग कोई लफड़ा नहीं है, XCF8 तक जाते हैं भाई, ये तो कोई लफड़ा नहीं है स्टेरिक क्राउडिंग का, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। बोलो यार। ठीक इसी तरह से ये वाले भी पार्शियल पॉजिटिव है, डी वैकेंट है, स्टेरिक क्राउडिंग का कोई लफड़ा नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है? हाँ है, कोई समस्या नहीं है। वैकेंट डी है? हाँ है, खूब है, खूब वैकेंट डी है। स्टेरिक क्राउडिंग कोई लफड़ा नहीं है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे। बोलो यार, आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया? अरे आपको समझ में आया क्या? मुझे बताइए, आपको समझ में आया क्या? उतरा क्या आपके दिमाग में? दिमाग में उतर गया क्या आपके? आपके दिमाग में उतर गया क्या? श्वेता धन्यवाद, स्मृति धन्यवाद, देवेश धन्यवाद, आकाश धन्यवाद, अदिति धन्यवाद। NaCl वाला फिर बताऊं आकाश? क्या है आकाश? NaCl वाले में कुछ नहीं था। देखिए NaCl को मैंने कहा था ये सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है। जब इन्हें डब्बे में उतारेंगे, पानी में उतारेंगे तो मेटल आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब ये जो मेटल आयन है ये मेटल आयन के फॉर्म में तो नहीं रहेगा, ये एक्वेटेड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, एक्वेटेड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा। अरे ये इस तरह से होगा ना यार, इस तरह से होगा ना भाई, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। बोलो यार, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। बोलो यार। अब ये इस फॉर्म में स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंड किस पे करता है? इसकी चार्ज डेंसिटीज पर। बोलो यार। और अगर इसकी चार्ज डेंसिटीज कम है तो फिर जो OH बॉन्ड है, क्योंकि ONA बॉन्ड इनमें उतनी कमाल की कोवेलेंसीज नहीं आई, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटीज बेहद कम थी तो उतनी ज्यादा कोवेलेंसीज यहां नहीं आई। और अगर इसने उतनी कमाल की कोवेलेंसीज नहीं आई, मतलब इसने अगर भयंकर डोनेट नहीं किया, गजब का लोन पेयर डोनेट नहीं किया, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव उतने गजब के जनरेट नहीं होंगे। और अगर गजब के जनरेट नहीं होंगे तो ये उतना उतावला नहीं होगा इन OH बॉन्ड पेयर्स के लिए। और अगर उतावला नहीं हुआ, ठीक है, काम चल रहा है, ज्यादा मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन कहता है ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव नहीं आया है तो मैं कुछ ज्यादा नहीं खींच रहा हूं तेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ा रहे, तो H जुड़ा ही रह जाएगा। बोलो यार, H जुड़ा रह जाएगा। और अगर H यहां से नहीं निकलेगा, इसका रिवर्सिबल लॉस नहीं होगा, तो फिर उसको हम हाइड्रोलाइसिस थोड़ी कहेंगे।
हाइड्रोलाइसिस तो इसका रिवर्सिबल लॉस होता है ना भाई, बाउंडेड पानी में से H आयन का निकलना, रिवर्सिबल निकलना, उसी को तो हाइड्रोलाइसिस बोला था। अरे बोलो यार, बोलो भाई, समझे आप मेरी बात? आकाश मेरी बात समझ में आई क्या? तो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ करते हैं, करते हैं अभी का खूब करते हैं, लेकिन इंटर हेलोजन में भी कौन कौन से करते हैं एक बार देख लेना, कौन से करते हैं, वहां पर आपको खूब खूब दिख जाएगा, खूब दिख जाएगा, अरे खूब दिख जाएगा। IF3 बनता है, IF बनता है, IF5 बनता है, IF7 बनता है, ये सब बनते हैं। इंटर हेलोजन में मैं बताता भी इस बात को, लेकिन आपने पूछ लिया है, इस रग को दबा ही दिया तो सुन लो। ICl बनता है, ICl3 तक बनता है, ICl5 नहीं बनता, ICl7 तो मर के ही नहीं बनता। और बोलो, और बोलो, चले भाई आगे, चले क्या? अरे चले क्या? चले। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक का मैकेनिज्म बता रहा हूं और सबका आप इसी तरह से समझेंगे। एक का मैकेनिज्म बता रहा हूं और जो बचे हुए हैं उनका आप इसी तरह से समझेंगे। चलिए समझते हैं। सिलिकॉन Cl4, इसको पानी दिखा रहा हूं, ले देख ले पानी, पानी आ जाके देख ले इसे, जा देख ले सिलिकॉन को, जा इस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में जाके देख सिलिकॉन को, क्या है इसके पास, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है क्या, क्या ये हाइड्रोलाइसिस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो फिर खेल ले इसके साथ हाइड्रोलाइसिस वाला खेल और कर दे इसका हाइड्रोलाइसिस। कैसे होगा अभी चर्चा करता हूं, बताइए मुझे समझ में आया क्या आपको? 8 क्वेश्चन में स्टेरिक क्राउडिंग फिर से बता दीजिए। अरे स्टेरिक क्राउडिंग ही बताता रहूंगा तो फिर मैं आगे कब जाऊंगा? स्टेरिक क्राउडिंग बहुत बड़ा खेल हो गया है। अरे इसमें स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है मेरे भाई, क्लोरीन पर आकर पानी जुड़ रहा है और क्लोरीन ने पहले से एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड तो वो पानी से बहुत आसानी से बना सकती है। क्या बताऊं अब इसमें और क्या बताऊं? अब खुद को जोड़ लूं क्या उसमें? समझ में आया अविनाश? चलते हैं आगे। मुझे बताइए ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? इस तरह से, बोलो यार, इस तरह से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बोलो यार, है क्या इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है? हाँ है। इस पार्शियल पॉजिटिव से होगा क्या हो जाएगा इस पार्शियल पॉजिटिव से? इसके जो 3D होंगे, इसके पास जो वैकेंट 3D है, इसके पास जो वैकेंट 3D है, वैकेंट 3D वो क्या हो जाएंगे? वो लो एनर्जी के हो जाएंगे। और अगर वो लो एनर्जी के हो गए तो बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन जाएंगे। बोलो यार, और हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन गए तो बहुत आसानी से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब पानी को अटैच कर लेंगे, खुद से को आसानी से अटैच कर लेंगे, बोलो यार, बोलो, अरे बोलो। तो अगली स्पीसीज क्या बनेगी? यहां स्टेरिक नंबर क्या है? 4। अगली स्पीसीज क्या बनेगी? 5 वाली। बोलो यार, 5 वाली। लिख देता हूं मैं। अच्छा मैं लिख देता हूं, रुको। आपको ये समझ में आया? अरे आपको ये समझ में आया? इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ना भाई। पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से, सिलिकॉन पर पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से उसके 3D कॉन्ट्रैक्ट कर गए, बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन गए। अब वो वैकेंट हाइब्रिड सिलिकॉन के ऑर्बिटल बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से ले सकते हैं अपने अंदर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स और जोड़ सकते हैं उस न्यूक्लियोफाइल को सिलिकॉन से इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए। बोलो यार, अरे बोलो, समझे आप मेरी बात? तो सिलिकॉन के पास क्या है? देखो सिलिकॉन के पास 2 फायदे हैं। एक तो वो बड़े साइज का है, तो वो स्टेरिक नंबर बढ़ा सकता है। बड़े साइज का है तो वो 4 तो वो जोड़ा ही हुआ है, 4 तो ये जोड़ा ही हुआ है अपने से। अरे खुद से 4 को तो जोड़ा ही हुआ है, खुद से 4 क्लोरीन तो ये जोड़ा ही है। 5वां भी बहुत आसानी से जोड़ सकता है, 5वां जोड़ सकता है क्योंकि सरफेस एरिया इसका पास बड़ा है, बड़े बिगर साइज का है, लार्जर साइज का है।
लार्जर साइज का है, जो कि फेवर कर रहा है इसके हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को, फेवर करता है इसके हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को, हायर स्टेरिक नंबर को। बोलो यार, एक तो ये, और दूसरा इसके पास 3D लो एनर्जी वैकेंट 3D है इसके पास, लो एनर्जी वैकेंट 3D है, जो कि बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं और किसी भी आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर्स को रखकर उसे सिलिकॉन से जोड़ सकते हैं। समझे आप मेरी बात? इसके पास लो एनर्जी वैकेंट 3D भी है। तो ये दोनों कलेक्टिवली इस पर पानी के अटैक को, वाटर के अटैक को आसान बनाते हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस को फीजिबल बनाते हैं। बोलो यार, अरे बोलो। यही अगर मैं बात करता CCl4 की, अगर यही चर्चा मैं CCl4 की कर रहा होता तो यहां पर C होता छोटा C, और C छोटे साइज का है, छोटा साइज फेवर नहीं करता हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को, एक बात, और दूसरा वैकेंट भी नहीं है। अगर वैकेंट ही नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन संभव ही नहीं है, और अगर हाइब्रिड वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर अवेलेबल नहीं करवा पाया इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कैसे? बोलो यार। और वो सब नहीं करवा पाता CCl4, इसीलिए उसके हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाते। बोलो यार, उसके लिए फिर हमें दूसरे मैकेनिज्म डिसोसिएटिव से जाना पड़ता है, जो कि ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। बोलो भाई, समझ में आया क्या आपको? अरे समझ में आया क्या? इसको फिर से कॉपी करना पड़ेगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अब मैं बताता हूं। जो अभी तक मैं बताना चाह रहा था वो अब यहां से शुरू होगा, वो खेला यहां से शुरू होगा। कैसे हुआ? अब कैसे होगा ये समझते हैं। कैसे हुआ हाइड्रोलाइसिस, अभी ये समझते हैं। देखिए होगा क्या, सिलिकॉन से एक पानी जुड़ जाएगा, पानी जुड़ गया। अच्छा ये क्या है? ये स्टेरिक नंबर 4 का केस है, स्टेरिक नंबर 4 है, sp3 है, और क्या होगा? टेट्राहेड्रल। बोलो यार। लेकिन जैसे ही पानी इससे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर 5 का केस। बोलो यार, स्टेरिक नंबर 5 का केस, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो यार। और ये क्या हो जाएगा? TBP। बोलो यार, अरे बोलो, बोल तो दो। ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl, ये हो गया Cl, और ये भी Cl। अरे बोलो, यही हुआ? अरे बोल तो दो। अब यहां पर क्या है? ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये तो। अरे बोलो यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये तो। अब क्या होगा? अब यहां से ये जो Cl है, ये Cl, ये वाला Cl इधर देगा, ये इधर देगा। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर क्लोरीन एज ए क्लोराइड निकलेगा। बोलो यार, क्लोरीन एज ए क्लोराइड निकल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, और यहां से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकलेगा, अपने ये जो बॉन्ड पेयर है इन्हें डोनेट कर देगा ऑक्सीजन पर। बोलो यार, रख दीजिए मेरे, बोलो, अरे बोल तो दो। और निकला क्या? माइनस HCl निकल गया। और अगर HCl निकल गया, देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज जो कि आया था इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इस नए सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आया था सिलिकॉन पे, वो एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया, मतलब वो नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। बोलो यार, अरे बोलो, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब ये बॉन्ड पेयर डोनेट हो गया ऑक्सीजन पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। HCl निकल गया और बन गया SiOH Cl। फिर से ये क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 4 sp3 टेट्राहेड्रल। ये क्या बना? इंटरमीडिएट बना, स्टेबल इंटरमीडिएट बना ये। अरे ये स्टेबल इंटरमीडिएट बना, ये बन सकता है स्टेबल इंटरमीडिएट, क्योंकि बहुत आसानी से सिलिकॉन अपने 3D अवेलेबल करवा सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत आसानी से ले सकते हैं। सिलिकॉन बड़े साइज का है तो जोड़ भी सकता है उस न्यूक्लियोफाइल को, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहां से ऑर्बिटली अगर हम चलें, ऑर्बिटल पर्पस से चलें, तो ऑर्बिटल भी अवेलेबल है उस न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के लिए, और दूसरा साइज भी बड़ा है, तो साइज पर्सपेक्टिव से भी और ऑर्बिटल पर्सपेक्टिव से भी इसका बनना फेवरेबल है। साइज पर्सपेक्टिव से भी और ऑर्बिटल पर्सपेक्टिव से भी इनका फॉर्मेशन फीजिबल है, फेवरेबल है। और उसके बाद फिर से ये कार्रवाई हो जाएगी। बोलो यार। और ऐसा अब आगे चलेगा, यही चीज अब आगे चलेगी। एक बार पानी ने अटैक किया, ऐसे ही पानी 3 बार अटैक और करेगा, और इसको बाहर कर देगा, फिर इसको बाहर कर देगा, और अंत में इसे बाहर कर देगा, सबको बाहर कर देगा, और बनेगा क्या बन जाएगा? बन जाएगा SiOH OH
और OH। ये क्या है? इट इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन क्लोराइड। बोलो यार, अरे बोलो। हाँ, SI बॉन्ड भी स्टेबल होते हैं। बोलो भाई, समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से इसकी कार्रवाई चलेगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? इधर सबसे पहले स्टेप में क्या किया? ये क्या है? लेविस एसिड। बोलो यार, ये क्या है? लेविस बेस। ये क्या बना? लेविस अडक्ट। बोलो यार, ये इट इज लेविस अडक्ट। और इस लेविस अडक्ट से फिर आगे क्या होगा? आगे क्या हो जाएगा? HCl इससे लीव कर जाएगा। पहले ये बनेगा, फिर अगले स्टेप में फिर से ऐसा ही, ये क्या है? ये फिर लेविस एसिड बन गया, फिर लेविस बेस पानी के साथ ये अडक्ट बनाएगा, लेविस अडक्ट बनाएगा। बना सकता है बहुत आसानी से। बोलो यार, अब तो 3D का पार्टिसिपेशन और आसान हो गया क्योंकि और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ गए। अरे बोलो यार, बोलो भाई। और अंत में जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, यही हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट और भी, इसका भी यही होगा। अरे SiBr4 का भी यही होगा। सबका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट यही होगा। बोल तो दो। यहां पर क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? SiCl बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है SiOH बॉन्ड से। बोलो यार, आगे क्या होगा? SiBr बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो। बोलो भाई, बोलो यार, बोलो भाई। समझ में आया आपको मेरी बात? चले क्या अब आगे चलूं क्या? आगे चलूं? बताइए। SF6 और पानी, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? नहीं चंचल शर्मा, डेसोसिएटिव मैकेनिज्म अभी आपके काम का नहीं है। जब आपके काम का होगा मैं अपने आप एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता ही मत करो। डेसोसिएटिव आपके काम का ही नहीं है, होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा आपको, चिंता ही मत करिए। डेसोसिएटिव क्या काम का होता तो मैं इंटरचेंज तक बता दूंगा आपको, चिंता ही मत करिए। लेकिन हम यहाँ टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, टेस्ट ओरिएंटेड स्टडी है ये। आकाश नहीं बनेगा, नो हाइड्रोलाइसिस। गीतांजलि बहुत बढ़िया। अरे इसमें भी अंजू गलती कर चुकी हैं आप, गलती कर चुकी हैं अंजू। पहले तो आप अगली वाली स्टेबल स्पीसीज लेविस अडक्ट तो बनाइए। क्या वो बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? अरे लेविस अडक्ट तक तो पहुंचिए। ये लेविस अडक्ट स्टेबल है तभी ये आगे वाली कार्रवाई हुई। अरे लेविस अडक्ट बन पाया तभी तो ये सब हुआ। अरे ये जो घटना है, ये मैंने कहा, ये एज ए क्लोराइड इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके एज ए क्लोराइड निकलेगा। यहां पर ये OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर हैं, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब कार्रवाई तो तब होगी जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। अरे जब ये होगा, जब ये है ही नहीं तो फिर इस तरह की कार्रवाई कहां करवाएगा? किस पे करवाएगा ये सब? अरे बोलो यार। तो सल्फर में ये ही नहीं बन रहा। अरे सल्फर के केस में ये बन ही नहीं रहा। सल्फर के केस में ये फ्लोरीन 5 ले लिए, ठीक है। ये हो गया एक और फ्लोरीन और ये हो गया पानी, ठीक है। S नेगेटिव पॉजिटिव, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये ही नहीं कर रहा एग्जिस्ट, तो फिर आप काय का HF लॉस करवाएंगे? आप मुझे बताइए तो कैसे HF लॉस करवाएंगे? ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बोलो यार, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आगे क्या ही करेंगे? तो कुछ नहीं बनेगा, नो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। हाँ यार, स्टेरिक नंबर 6 बना लेता है, स्टेरिक नंबर 7 नहीं बना सकता। स्टेरिक नंबर 7 इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। समझे आप मेरी बात? करवाने लग गए उसका भी हाइड्रोलाइसिस। अरे मूर्ख को 4 बार बता चुका हूं, अब भी हाइड्रोलाइसिस में लगे हुए हो क्या? इसके मूर्ख हो गए हो क्या एकदम?
हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस करेगा नहीं करेगा, कंडीशंस देखी नहीं है आपने? अरे कंडीशंस देखी नहीं क्या? जैसे आप अगली वाली स्पीसीज बनाएंगे उसमें स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग है तो बनेगी ही नहीं, नहीं बनेगी तो फिर आगे की कार्रवाई HF जो निकाल रहे थे, HCl निकाल रहे थे, वो क्या, वो होगा क्या? नहीं होगा, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। अगर वही नहीं होगा तो फिर रिप्लेसमेंट कहां हुई? अगर आपने आपने अगर ये कमा लिया, यही नहीं बना तो फिर क्या ही होगा? यही नहीं बना, पहले तो यही नहीं बना, यही नहीं बनेगा तो फिर मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये बन भी गया, ये बन भी गया, ये बन भी गया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, रिप्लेसमेंट ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे फिर आप? अरे बन ही नहीं रहा, समझे आप मेरी बात? नहीं बनेगा ये। चले आगे, चले आगे, अरे आगे चलें क्या? चलूं आगे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो पीछे मैंने ये बनाया था, ये जो मैंने बनाया था, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाया था, इसके साथ कुछ और भी बना था, इसके साथ कुछ और भी बना था क्या? HCl भी निकले थे क्या? HCl भी निकले थे क्या? तो टोटल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो ये होगा और 4 HCl, याद रखना, इसे भूल मत जाना, ये भी है वो। अरे SiCl4 प्लस कितने पानी लेने पड़ेंगे? 4 पानी, बोलो यार, उसका प्रोडक्ट है ये। एक तो ये बनेगा SiOH होल 4 और एक 4 मॉलिक्यूल HCl भी तो बनेंगे, इनको मत भूल जाना, वो प्रोडक्ट पूछ सकता है आपसे पक्का। HCl भी बनेगा, अरे बोलो यार, HCl भी बनेगा, समझे क्या आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझे? समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? चलें आगे, चलें आगे, चलें। सिंपल अगर आपको करके दिखाना है तो आप ऐसे करके दिखा देना रे। अरे अगर ऐसे हाइड्रोलाइसिस करके दिखाना है ना शॉर्ट में, तो कुछ मत करना, इस बॉन्ड को तोड़ देना। पॉजिटिव कौन है? ये है पॉजिटिव, तो इसकी तरफ कौन आ जाएगा? पानी का। पानी का कौन सा हिस्सा आ जाएगा इसकी तरफ? इसकी तरफ पानी का कौन सा हिस्सा आ जाएगा? अरे इस तरह से है ये, इस तरह से है, बोलो यार, इस तरह से। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, बोलो यार, अरे बोलो। अगर मैं पानी की बात करूं तो यहाँ पानी ये H और ये OH, बोलो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, बोलो यार इसको भी ऐसे ही तोड़ दो, इसको भी ऐसे ही तोड़ दो, तोड़ दिया। इसको इससे अटैच कर दो, उन दोनों को अटैच कर लो, ऐसे इनको भी तोड़ दो, बोलो यार ऐसे इसको भी तोड़ दो, ऐसे इसको तोड़ दो, और बना दो फाइनल प्रोडक्ट SiOH का 4 और 4 HCl। बस बन गया। क्या था इसमें? अरे क्या था इसमें, बोलो भाई? मैं आपको बोलूं कि बताइए NaCl में क्या होगा? NCl3 में क्या होगा बताइए? इसमें अगर मैं चर्चा करूं तो क्या होगा? कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ढूंढ लो और पानी को अटैच कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ढूंढ लो, पानी को अटैच कर दो, बोलो यार, अरे बोलो। अरे सब में ये रिएक्शन मैकेनिज्म बना के दिखाओगे क्या अब? अरे ये रिएक्शन मैकेनिज्म सब में ये सब बना के दिखाओगे क्या? सब में ये बना के दिखाओगे क्या? 7 और ये सब? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि 7 नहीं बनता, इसलिए हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हुआ, लेकिन ये बना के, ये सब बना के चलोगे क्या? ये सब बना के चलोगे क्या? बोलो यार, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये सब बनाओगे तो नहीं। अरे बोल तो दो, ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन हर बार बना के तो नहीं देखोगे। तो सिंपल क्या करें? सिंपल वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को देख लेते हैं, वो बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरह का है, और फिर उसी हिसाब से H हम जोड़ देंगे, H पॉजिटिव जोड़ देंगे नेगेटिव सेंटर के साथ, और OH नेगेटिव जोड़ देंगे पॉजिटिव सेंटर के साथ। दैट्स इट, बेहद आसान, सिंपल, कुछ नहीं करना। इसको तोड़ दूं, यहां पर क्या है? अच्छा यहां पर क्या है? ये कौन सा सेंटर है? ये कौन सा सेंटर है? ये कौन सा सेंटर है? ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, यही सेंटर है, बोलो यार। अरे यही सेंटर है। अब मैं इसको तोड़ता हूं पानी के साथ, तो पानी में H यहां रहता है, H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव यहां आ जाएगा, बोलो यार। सबके साथ ऐसा ही खेला होगा, सबके साथ यही खेला होगा। अरे बोल तो बोलो भाई, सब में पार्शियल पॉजिटिव है ना ये क्लोरीन? अरे बोलो यार, बोलो भाई, बोलो
बोलो, एक पानी यहां इस तरह से इस NCl बॉन्ड को तोड़ देगा, दूसरा पानी इस NCl बॉन्ड को इसी तरह से तोड़ देगा, और तीसरा पानी इस NCl बॉन्ड को इसी तरह से तोड़ देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NH3। ये ऊपर वाला, अरे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा। बोलो यार, अरे बोलो। और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या होगा? यहाँ हाइड्रोक्साइड, एक और हाइड्रोक्साइड, एक और हाइड्रोक्साइड। बोलो यार, अरे बोल तो दो। तो क्या हो जाएगा? 3HOCl। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई, बहुत बढ़िया आकाश, बिल्कुल आपने सही बताया। आकाश बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम आपने सही बताया आकाश, एकदम आपने सही बताया। लेकिन गौर करना अभी एक कमाल की बात जो आपसे अभी छुपी रह गई है, जो अभी तक आपने गौर नहीं की है, वो ये है, ये सिलिसिक एसिड है, सिलिसिक एसिड, और ये भी एसिड ही है। बोलो यार, इस सिलिकॉन हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से, इसके हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो दोनों एसिड ही होंगे, दोनों एसिड होंगे। लेकिन इस NCl3 के हाइड्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो याद रखिए, ये बेस और ये एसिड होगा, याद रखिए। अरे याद रखिए, याद रखना भैया जी, भैया जी याद रखना, अरे याद रखना। समझे आप मेरी बात? मानसी 6 मोल की क्यों जरूरत है मानसी? अरे मानसी 6 मोल की जरूरत क्यों है? ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही तो होता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी ऐसे होगा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होगा यार, 3 ही वाटर मॉलिक्यूल की तो जरूरत पड़ी है। अरे यार, अब ये भी मैं समझाऊं क्या? एक पानी को तोड़ने से एक H आयन और एक OH आयन मिलता है, ये भी नहीं पता क्या? इतना भी ज्ञान नहीं है क्या अब? अरे ये भी बताना पड़ेगा क्या? गजब ही मूर्ख हो यार। सर क्लास है 6 बजे। खूब बन सकता है, खूब बन सकता है सॉल्ट, अरे खूब बन सकता है सॉल्ट, खूब बन सकता है, खूब बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसका कमाल का एसिडिक होना जरूरी है। अरे उसके लिए उसका कमाल का एसिडिक होना भी तो जरूरी है। अरे ये कमाल के H आयन दे, ये भी तो जरूरी है। इसका पीके तो बहुत बहुत हाई होता है, पीके बहुत हाई होता है, बहुत वीक एसिड है ये। अरे ये वीक एसिड है, वीक एसिड, वीक एसिड, पीके बहुत हाई होता है। तो जब प्रोटोन देगा ही नहीं तो फिर काय का सॉल्ट बनेगा? या बहुत कम प्रोटोन देगा तो फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट में सॉल्ट तो नहीं बनेगा। बोलो यार, अरे बोलो, बोल तो दो। समझे आप मेरी बात? चलूं क्या आगे, या फिर अगली क्लास में? अगली क्लास में सीखेंगे और हाइड्रोलाइसिस, अन्य हाइड्रोलाइसिस और सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिले क्या भाई? अगली क्लास में मिलते हैं, 5:40 हो ही गए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का, आपको समझ में आया क्या? मुझे पहले तो ये बताओ, मुझे आपको ये समझ में आया क्या? हाइड्रोलाइसिस की कहानी उतरी क्या आपके गले? कोई नहीं मानसी, कोई नहीं, हो जाती है गलती। मैंने और क्लियर कर दिया, और भी कई हैं जिनको नहीं पता था, पता चल गया अब। कोई नहीं मानसी, अब मुझे बताइए, आपको चीज़ें समझ में आई क्या? अरे दिमाग में चीज़ें उतरी है क्या? मुझे तो ये बताओ पहले, उसके बाद बातें करना। अरे जैम फैम टैम सब करवा दूंगा मैं, चिंता ही मत कर तू अंजू, चिंता ही मत कर। जैम फैम टैम गेट नेट सब करवा दूंगा मैं। सवाल तो मैं एक भी तुम्हारा रहने नहीं दूंगा, चिंता ही मत करो आप। आपके हद का एक भी सवाल मैं रहने नहीं दूंगा, चिंता ही मत करो। धन्यवाद, धन्यवाद मानसी। बताइए मुझे, जल्दी बताइए, एंड करते हैं क्लास का। BHU का सेशन है, BHU के सेशन में आइए आप लोग, तब तक चाय वाय पीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। मिलते हैं BHU के सेशन में। हाँ डाउट, अरे डाउट तो मैं पूरे जितने अपने बुकलेट के सवाल है ना, हर एक सवाल का डाउट लूंगा, चिंता ही मत करो। उसकी इर्द गिर्द की सारी बातें खोल दूंगा आपके आगे, चिंता ही मत करो आप, तो घबराओ ही मत एकदम।
इर्द गिर्द क्या, मैं उसकी इर्द गिर्द की सारी सारी चीजें ही खोल डालूंगा, क्रीम है ना जो उसकी वही दे के जाऊंगा, चिंता ही मत करो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, BHU वाले सेशन में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है थोड़ी सी। अभी का कोई बात नहीं, नाइट्रोजन की थोड़ी स्लाइट वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन स्लाइट क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइट ज्यादा है इसलिए स्लाइट नेगेटिव है उस पर। ठीक है हर्ष दलान, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।